नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रीन स्टार पर। मैं मनोज सर आज आपके सामने फिर लेकर के आया हूँ हिंदी व्याकरण का एक और टॉपिक। तो आप हमारे चैनल को काफ़ी समय देख भी रहे हैं, उसमें आपने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, इसके अलावा कारक आदि सभी वीडियो आपने देख ली है। तो आज हम करने जा रहे हैं उसी में एक और नया टॉपिक अव्यय। अव्यय क्या होता है? अव्यय अविकारी शब्द है। अविकारी, इसके अविकारी हमने बस शब्द सुना है, इसके बारे में क्या होता है? अविकारी शब्द वो होता है जो किसी परिस्थिति में न बदले। तो इस साथ एक शब्द हम विकारी शब्द भी साथ में आपको बता देता हूँ। विकारी और अविकारी दो शब्द होते हैं। विकारी शब्द वो होते हैं जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कर्ता, कारक आदि के कारण परिवर्तन होता है। ठीक है, तो उनको बोलते हैं विकारी शब्द। और दूसरा अविकारी। अविकारी हमारे क्या होते हैं? अव्यय शब्द होते हैं। तो विकारी शब्दों में होते हैं हमारे क्रिया, सर्वनाम, विशेषण और संज्ञा, चार होते हैं। और फिर होता है अव्यय। और अव्यय क्या होता है? अविकारी भी कहा जाता है इसको। तो अव्यय की परिभाषा क्या है? ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं होता। क्या है? जिसमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक ये क्या हैं? ये सारे परिवर्तन करने वाले शब्द हैं हमारे। तो ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं होता उन्हें अव्यय शब्द कहते हैं। तो सीधी सिंपल भाषा यही है, जो किसी परिस्थिति में न बदले, न तो उनके पर लिंग का प्रभाव पड़े, न उन पर वचन का प्रभाव पड़े, न पुरुष, काल, समय किसी का प्रभाव न पड़े, वो हमारे क्या होते हैं? अव्यय शब्द होते हैं। तो अव्यय शब्द कौन कौन? जैसे उदाहरण है, जैसे आज, कब, इधर, किंतु, परंतु, क्यों, जब, तक आदि सभी हमारे अव्यय शब्दों में आते हैं। अनेकों अव्यय शब्द हैं। तो अव्यय शब्द जो भेद हैं उनके बारे में आगे जान लेते हैं। अव्यय के भेदों में मुख्य रूप से चार भेद माने गए हैं। मूलतः से कितने भेद माने जाते हैं? चार, लेकिन मैंने आपको 5 लिख के दिखा रखे हैं, वो उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो मुख्य भेद कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण अव्यय का ही भेद है। क्रिया विशेषण अव्यय में आता है, विकारी शब्दों में आता है। एक है हमारा संबंध बोधक, जो संबंध बताता है। एक होता है समुच्चय बोधक, यानी जो जोड़ता है। और एक है विषयादि बोधक। विषयादि के बारे में सभी जानते हो, जिसमें हे, हरे आदि शब्द आते हैं, इसमें पुकारा जाए, अपनी भावनाओं को प्रकट किया जाए, शोक, दुख आदि पर। फिर आता है निपात। निपात शब्दों जो होता है ये जिसपे थोड़ा बल डाला जाए, ये वो निपात होते हैं। निपात को काफ़ी जगह अव्यय का भेद माना जाता है और काफ़ी जगह पर नहीं भी माना जाता। तो मुख्यतः ये चार इसके भेद हैं। निपात में इनके साथ जुड़ जाता है, इसको जोड़ करके इसके हम 5 भेद भी आपको कहीं कहीं पढ़ने को मिल जाएंगे। तो मूलतः इसके 4 हैं। निपात को भी कई विद्वानों ने इसमें शामिल कर लिया है। तो ये थे अव्यय के भेद। तो सबसे पहले हम अव्यय के भेदों में क्रिया विशेषण को पढ़ेंगे। क्रिया विशेषण क्या होता है? समुच्चय, फिर उसके बाद संबंध बोधक पढ़ेंगे, उसके बाद समुच्चय बोधक और विषयादि बोधक, निपात। तो ये 5 भेद हम इसके पढ़ेंगे और विस्तार से आपको मैं इस वीडियो में समझाऊंगा। पहले तो आपको समझ में आ गया है कि अव्यय होता क्या है, कि जो कभी परिवर्तन नहीं होता है, शब्द अव्यय होते हैं। तो अव्यय को अब आगे हम इसका सबसे पहला जो भेद है वो है क्रिया विशेषण। इसको हम अब पढ़ना प्रारंभ करेंगे। क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया विशेषण को समझने से पहले आपको मैं बता दूं क्रिया क्या होती है। क्रिया क्या होती है? क्रिया वो होती है जिसमें किसी काम का करना या होना पाए जाए, जो जिन शब्दों से हमें यह बात का पता चले कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो क्रिया होते हैं। साथ में एक शब्द क्या है? विशेषण। विशेषण क्या होता है? विशेषण हमने पढ़ा है। विशेषण क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, वो क्या होता है? हमारा विशेषण होता है। तो क्रिया आप दोनों को इकट्ठा कर दिया, क्रिया भी आ गया और विशेषण भी आ गया। तो इसमें हमें क्या समझेंगे कि वहाँ तो विशेषण क्या था? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहा था। तो यहाँ क्रिया साथ में जुड़ी, यहाँ किसकी विशेषता बताएगा? क्रिया की विशेषता बताएगा। कि वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। तो सबसे पहले हम अव्यय का भेद पढ़ रहे हैं, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के बारे में जैसे आपको बता दिया है, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। इसमें 2 शब्द जुड़े हुए हैं, क्रिया अलग है और इसका विशेषण अलग है। विशेषण क्या था? हमने पहले पढ़ा, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई। और क्रिया क्या था? जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए। तो इसको इनको इकट्ठा करें कि जो शब्द क्रिया विशेषण में क्या हो जाएगा? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं यहाँ लिख देता हूँ, घोड़ा
तेजी से दौड़ रहा है, घोड़ा तेजी से दौड़ रहा है। अब क्या है, दौड़ रहा है, ठीक है, ये हमारी क्रिया हो गई। तेजी से ये क्रिया की विशेषता हो जाएगी। अगर इसको मैं लिख दें घोड़ा धीरे धीरे दौड़ रहा है तो धीरे धीरे उसकी विशेषता हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, दौड़ने के साथ तेजी जो शब्द है, तेज चलना, वो उस घोड़े की विशेषता है, ठीक है। और उसमें हमने विशेषता में क्या बढ़ा था, जैसे सुंदर फूल, यानी फूल की विशेषता थी, यानी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता थी। यहाँ पर क्या है, ये क्रिया की विशेषता होगी। जैसे हम और एक उदाहरण में याद करें, दाल में नमक ज़्यादा है। अब देखो ज़्यादा है क्या, हमारी क्रिया है, ज़्यादा उसकी विशेषता है, तो ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में आता है। जो कम है, ज़्यादा कैसी है, तो दाल में नमक ज़्यादा, तो ज़्यादा किसकी विशेषता, क्रिया की है, ठीक है। यहाँ दाल की विशेषता नहीं है, ये क्रिया की विशेषता है। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। 4 भेद कौन कौन से हैं, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। बिल्कुल आसान से हैं, थोड़ा सा दिमाग में डालें इस बात को। स्थानवाचक, सीधी से स्थान की विशेषता बताए, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो स्थान के बारे में विशेषता बताते हैं। ऐसे कुछ शब्द मैंने यहाँ लिखे भी हैं, उदाहरण यहाँ, वहाँ, भीतर, बाहर, इधर, उधर, दाएं, बाएं आदि। ये क्या है, ये स्थान के बारे में बताते हैं। जैसे मैं कह दूँ यहाँ आओ, आना क्रिया है, यहाँ उसकी विशेषता है, यहाँ क्या स्थान हो जाएगा, यहाँ आओ, ठीक है। वहाँ जाओ, वहाँ उसकी क्रिया विशेषता हो जाएगी, ठीक है। भीतर, वह भीतर है, तो है क्रिया हो जाएगी, भीतर उसकी विशेषता हो जाएगी। बाहर है तो बाहर क्रिया की विशेषता हो जाएगी। यानी जो स्थान के साथ, इसकी परिभाषा ये हो जाएगी कि जो क्रिया विशेषण शब्द स्थान से संबंधित विशेषता बताते हैं वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं या उसमें सम्मिलित होते हैं। तो ये सारे ऐसे और भी शब्द हो सकते हैं। दूसरा हमारा क्रिया विशेषण क्या है, कालवाचक। काल क्या होता है, समय। काल में क्या होता है, समय, कि जो समय से संबंधित विशेषता बताए, किसकी, क्रिया की, कि जो शब्द क्रिया की समय से संबंधित विशेषता बताते हैं वो कालवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं, कहलाते हैं। जैसे आज, कल, अभी, रात भर, दिन भर, आजकल आदि, ठीक है। इसके जगह उदाहरण ले लेते हैं, रात भर वर्षा हुई, ठीक है, वर्षा रात भर हुई क्या हो जाएगी हमारी, कि क्रिया हो जाएगी। रात भर उसका समय आ जाएगा, पूरे जो रात भर क्या समय के बारे में बताया गया है। अभी आओ, इसको हम बुलाते तो अभी आओ, अभी यानी इसी समय आओ, तो अभी क्या समय की विशेषता रही है। कल जाना, तुम यहाँ से कल जाना, कल क्या है, यही समय के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो ये जैसे आज, कल, अभी, रात भर, दिन भर, प्रतिदिन, सुबह, शाम, ये क्या है, सुबह, शाम, दोपहर, ये सारे क्या है, क्रिया की काल से समझ, यानी समय संबंधी विशेषता बताते हैं, तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं। उसके बाद में आता हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक हमने विशेषण में भी पढ़ा था। परिमाण क्या होता है, जैसे नापतोल संबंधी जो विशेषता बताई, तो यहाँ किसकी विशेषता बतानी है, क्रिया की। तो जो क्रिया विशेषण शब्द नाप या तोल से संबंधित क्रिया की विशेषता बताते हैं वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे बहुत, थोड़ा, काफ़ी, ठीक, कम, इतना, उतना, ज़्यादा, ठीक है। जिसमें ऊपर उदाहरण भी दिया, दाल में नमक ज़्यादा है, तो दाल में नमक कम है, तो क्रिया की परिमाण से संबंधित विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। बाल्टी में कम पानी तो साथ में चल, ये भी उसकी हो जाएगी विशेषता, हम कह सकते हैं उसकी क्रिया विशेषण की विशेषता हो जाएगी। तो अगर विशेषण की विशेषता होती है, अगर थोड़ा, बहुत, ज़्यादा, कम, ठीक ठाक, ठीक है, वह ठीक है, ठीक है। और तो इसमें कम का मैंने बताया, दाल में नमक कम है या चाय में चीनी कम है, ठीक है। तो जिस सीधी सी बात है, जब क्रिया के साथ में ये शब्द लग जाते हैं तो क्रिया विशेषण का काम करते हैं। आगे लास्ट में हमारा आता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक में क्या आएगा, जैसे ऐसे, वैसे, कैसे, धीरे, अचानक, यानी किस रीति से कार्य हो रहा है, किस रीति से कार्य हो रहा है। अचानक गिर पड़ा, इसमें हम कहते हैं अचानक गिर पड़ा, तो अचानक क्रिया हुई है वो गिरने की, तो अचानक गिर पड़ा क्रिया की रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आ जाएगा। धीरे चलो, ये भी रीतिवाचक में आ, जैसे घोड़ा तेजी से जोड़ रहा है, ये भी रीतिवाचक में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे उदाहरण, ऐसे अनेकों उदाहरण रीतिवाचक के आपको और मिल जाएंगे। तो ये तो हमारा क्रिया विशेषण, इसके भेद। तो क्रिया विशेषण के 4 भेद हमने पढ़ लिए, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक।
इन एक दो बुकों में जो जैसे हम आजकल की जो नई बुकें आई हुई हैं खासकर CBSE की, उसमें एक और भी इसका भेद बताया गया, प्रश्नवाचक। क्या है? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में क्या है? क्रिया प्रश्न से संबंधित विशेषता बताई, लेकिन इनमें यह शामिल नहीं होता। जो शब्द प्रश्न के आधार पर क्रिया की विशेषता, इसमें प्रश्न पूछा होता है तो प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है। ठीक है, यह एक्स्ट्रा मैंने आपको यहाँ बताया है। तो बाकी हमने 4 भेद इसके पढ़ दिए जो मुख्यतः है, मूलतः हैं, यही किताबों में लक्ष्य माने जाते हैं। सार्वभौमिक भेद हैं इसके, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। तो ये तो था हमारा क्रिया विशेषण। अगला हमारा अवयव कौन सा आ जाता है? समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विषमयादि और निपात। इनको हम आगे शुरू करने जा रहे हैं। दूसरा नंबर पर हम पढ़ते हैं हमारा समुच्चय बोधक। तो अवयव का पहला भेद मैंने पढ़ दिया, क्रिया विशेषण। दूसरा है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक में क्या होता है? जैसे इसका नाम है समुच्चय, यानी जोड़ने वाला, कि जो अवयव 2 शब्दों या वाक्यों या वाक्यांशों को मिलाए, यानी अथवा या हम कैसे जोड़े, यानी 2 शब्दों को हो सकता है, वाक्यों को हो सकता है, या वाक्यांशों को आपस में जोड़े, वो क्या होते हैं? हमारे समुच्चय बोधक अवयव होते हैं। जैसे यदि, तो यदि वर्षा अच्छी होती तो फसल अच्छी होती, तो आपस में जोड़ना 2 वाक्यों को। इसलिए वह स्कूल में नहीं इसको हमें वह स्कूल में नहीं आया क्योंकि, ये शब्द वाला आ गया, क्योंकि वह बीमार था। वह स्कूल नहीं आया क्योंकि वह बीमार था। और में जैसे राम और श्याम हैं, गीता और से 2 संज्ञा जुड़ गए हैं, 2 शब्द जुड़ गए हैं, 2 वाक्यों को जोड़ दें हम। वह घर जा रहा है और श्याम खेल रहा है, तो वाक्यों को जोड़ दिया जा सकता है। तो समुच्चय बोधक कौन से होते हैं? जो 2 वाक्यों को, शब्दों को या वाक्यांशों को जोड़ें। तो इसमें जैसे यदि है, इसलिए है, किंतु है, परंतु है, क्योंकि है, यानी जो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द हैं वो हमारे सारे के सारे समुच्चय बोधक में आते हैं। अगला हमारा है संबंध बोधक। संबंध में क्या होता है? संबंध बताए। तो इस संबंध में थोड़ा सा अंतर है। एक संबंध को तो हमने कारक में भी पढ़ा था, उससे हटके है जो शब्द अपने से पूर्व, के बाद ध्यान, अपने से पूर्व या पहले आने वाले शब्द के साथ संबंध प्रकट करे, यानी जो शब्द उनके साथ आएगा, संज्ञा हो, ठीक है, संज्ञा के साथ शब्द आए, उससे पहले आए, उसके साथ अपना संबंध प्रकट करे। तो जैसे वर्ष भर, दिन भर, तेरे जैसा। अब हम कह रहे हैं तेरे जैसा मेरा कोई नहीं, तो तेरे जैसा शब्द क्या है? तेरे के साथ जैसा, तो इसका संबंध है। दिन भर काम करता रहा, ठीक है, तो दिन भर कैसा हो गया? वर्ष भर कार्य करता रहा, यानी वर्ष के साथ भर, दिन के साथ भर, तेरे के साथ जैसा। ये क्या है? संबंध के बारे में बता रहे हैं, यानी इन्हीं के साथ इनका संबंध है, संज्ञा सर्वनाम हो सकते हैं। तो ये हमारा था संबंध बोधक, जो अपने से साथ संज्ञा सर्वनाम आते हैं, उससे पूर्व आने वाले शब्द के साथ संज्ञा या सर्वनाम के साथ अपना संबंध प्रकट करता है। और संबंध बोधक के बाद में आता हमारा विषमयादि बोधक। विषमयादि बोधक में क्या है? सबसे आसान है, जहाँ पर से विषमयादि बोधक, उसमें मैंने पढ़ा संबोधन, कारक का जो संबोधन है वो यहाँ विषमयादि बोधक है। ये बात याद रखना, कारक का जो संबोधन हमने लास्ट पढ़ा था, उसका जो पार्ट है वही विषमयादि बोधक। विषमयादि में क्या होता है? जो शब्द विषम्य, यानी हैरानी, हर्ष, घृणा, शोक, दुख प्रकट करने के लिए प्रयोग करते हैं, यानी जो भाव व्यक्त किए जाते हैं, जिससे हम अपने भावों को व्यक्त करें, वो विषमयादि बोधक है। ये किसी किस्म बदलते भी नहीं है। जैसे हाय रे मैं मर गया, अरे कौन है, ठीक है, हरे जिसके साथ, यानी ये विषमय आदि जो चिन्ह हमारा होता है, ये लगा हो तो वो विषमयादि बोधक हमारे अव्यय हो जाते हैं। ये ध्यान रखना। तो इसमें क्या है? हैरानी, खुशी, घृणा, दुख, शोक आदि प्रकट किया जाता है। तो हमने क्या पढ़ लिया? समुच्चय बोधक पढ़ लिया, दूसरा भेद संबंध बोधक पढ़ लिया हमने, और विषमयादि पढ़ लिया। तो इसके 4 ही भेद मुख्य तो हमने बता दिया। आपकी बात निपात की थी, निपात मैंने कहा इसी के भेद में आता है, लेकिन ये इसका शुद्ध भेद नहीं माना जाता। कई बुकों में इसको शुद्ध भेद के रूप में नहीं माना गया है। इन होते ये पूर्ण रूप से अव्ययी होते हैं, अविकारी ही होते हैं, ये भी किसी किस्म नहीं बदलते। तो क्या है? किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल देते हैं। निपात क्या होता है? किसी वाक्य में शब्द या पद के ऊपर बल दे करके उसका अर्थ बदल दे, ठीक है, अर्थ पे बल देते हैं, अर्थ बदल भी देते हैं साथ में उसका, तो वो निपात होते हैं। इसमें जैसे सो है, भी है, ही है आदि कई और भी शब्द इसमें। जैसे उदाहरण हम पढ़ते हैं इसका, क्या आप भी दिल्ली जाएंगे, ठीक है, अब भी शब्द लगा, भी से क्या है? इस पे बल लगा है, क्या आप भी दिल्ली जाएंगे। तो ये बात ध्यान देने वाली है।
क्या आप दिल्ली जाएंगे, ये बात भी सही है, लेकिन यहाँ उनको मुख्य दबाव देकर कहा जा रहा है क्या आप भी दिल्ली जाएंगे। और उदाहरण जैसे एक हम कहते 5 रुपये दो, मुझे 5 रुपये दो, किसी से हमने मांग सकते हैं मुझे 5 रुपये दो। अब इसके साथ हम ही जो निपात है प्रयोग कर दें, मुझे 5 रुपये ही दो। जैसे हम कह दें मुझे 5 रुपये ही दो, तो इसमें क्या है ही से बल आ गया, मुझे 5 रुपये दो, कम या ज़्यादा नहीं, केवल 5, मुझे 5 रुपये ही दो, तो ये बल हो गया। ठीक है, केवल भी शब्द मुझे केवल 5 रुपये ही दो, केवल ये भी यहाँ इसमें निपात में आ जाता है। ठीक है, तो जहाँ पर क्या है शब्द या पद पर बल दिया जाए और विशेष अर्थ प्रकट कर देते हैं, बल देने के बाद वो किस में आ जाते हैं, हमारे निपात शब्द हो जाते हैं। तो ये हमने पढ़ा हमारा अव्यय पूरा पाठ। इससे पहले तो हमने सारे जो विकार शब्द कर लिए थे, अव्यय में हमने क्या क्या पढ़ा है, अव्यय की परिभाषा पढ़ ली, 5 उसके भेद थे, क्रिया विशेषण पढ़ लिया हमने, समुच्चय बोधक पढ़ लिया, संबंध बोधक पढ़ लिया, विस्मयादि बोधक पढ़ लिया और निपात पढ़ लिया। ये थे हमारे अव्यय। आज की वीडियो में इतना ही। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लगातार जुड़े रहें, नई नई वीडियो का आनंद उठाएं, देखते रहें। तो आज इस वीडियो में इतना ही, आगे नया टॉपिक लेकर फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए आपके धन्यवाद।